डीडी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। हम बात करते हैं 1999 के कारगिल युद्ध की, जिसमें पाकिस्तान ने हमारे साथ विश्वासघात करने का असफल प्रयास किया। उसने हमारे सियाचिन और लद्दाख को जोड़ने वाले डेल्टा 1 राजमार्ग के किनारे कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो भारतीय सेना की चौकियां हैं जिन्हें भारतीय सेना सर्दी के दिनों में बर्फ गिरने के कारण छोड़ देती है। बर्फ हटने के बाद पुनः अपनी चौकी वहां स्थापित करती है। ये समझौता दोनों देशों के बीच, जिसका पाकिस्तान को भी पालन करना था। विश्वासघात की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान ने ये घटना तब की जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री बस से लाहौर यात्रा पर इसलिए गए थे कि दोनों देशों के रिश्तों की जो डोर है उसको मजबूत किया जाए। सौम्यता, शालीनता और शांति भारतीय सभ्यता है, ये कायरता नहीं है, जो हमारे तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व ने स्पष्ट किया। नेतृत्व के आदेश मिलते ही हमारे जवानों ने भारत माँ की इस भूमि को, जिस पर पाकिस्तानी हाथों के दाग लगे थे, उन्हीं के खून से धोकर साफ कर दिया। ये वीरता की वो गाथा है जिसको हर भारतीय लंबे समय तक याद रखेगा। आज चर्चा में हमारे साथ दो लोग उपस्थित हैं। प्रभात रंजन दीन साहब हैं, जो विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। रक्षा जो पूरी रक्षा की तैयारियां हैं कैसे की जाती है उस पर निगाह रखते हैं। दूसरे हमारे रिटायर्ड मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ जी हैं, जिन्होंने सेना में चाहे जो हिस्सा रहा हो, चाहे अरुणाचल का हिस्सा रहा हो या कश्मीर का हिस्सा रहा हो, वहाँ काम किया है। कारगिल की पहाड़ियों का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वहाँ पर भी इन्होंने काम किया है। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम परमवीर चक्र विजेता राजेंद्र यादव की, जो उस समय के घटनाक्रम में जो परमवीर चक्र विजेता थे, जिन्होंने उस समय भाग लिया था, उन्होंने कैसे आज़ादी दिलाई, भारत के उन हिस्सों को कैसे आज़ाद कराया, सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। मंजर बहुत खतरनाक था, बहुत अविस्मरणीय था, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सबसे पहले 21वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं उन तमाम सैनिकों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए, सेना के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके परिवारों को भी नतमस्तक होकर के नमन करता हूं, जिन्होंने अपने बेटा, अपना पति, अपना भाई समर्पित किया इस देश के लिए। सेना का जो ताकत होती, सैनिक होते हैं, और सैनिक की ताकत उसका देशवासी होते हैं। तो देशवासियों का जो प्रेम है, जो उनका लगाव है एक सेना के प्रति, उनका एक जो जुड़ाव है, वो सैनिक को बहुत मजबूत बनाता है। उसको भावनात्मक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उसको एक ताकत देता है। और सैनिक, जो हिंदुस्तान का सैनिक है, उसमें सबसे बड़ी ताकत है कि वो आखिरी क्षण तक, जब तक उसके शरीर से रक्त का आखिरी कतरा तक न बह जाए, तब तक वो अपनी मातृभूमि को छोड़ता नहीं है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, ये एक अलग तरह की बेल्ट है। और यहाँ के जो लोगों का, जो नौजवानों का जो जज्बा है, वो एक अलग है। और मैं उस जज्बे को सलाम करता हूँ। इसमें हम सबसे बड़ी, क्योंकि ये पूरा किसानी बेल्ट है, और किसान और जवान, अगर राष्ट्रभक्ति की बात की जाए तो किसान और जवान, इससे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। तो इससे राष्ट्रभक्ति की अगर हमें दिखाना है तो सेना हमारे लिए एक सबसे अच्छा माध्यम है। वो एक मंजर, एक अलग अनोखा मंजर था कि चारों तरफ से गोलियां ही, रास्ता कट ऑफ हो गया था, चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां चल रही थी। सिर्फ हम 7 जवान थे, और 7 जवान 5 घंटे तक ऊपर टाइगर हिल टॉप के ऊपर लड़ते एक एक करके मैंने अपने साथी को खोते हुए देखा। किसी के सर में यहाँ पर गोली लग रही है तो यहाँ से खून का फव्वारा छूट रहा है, किसी के पूरे सीने में गोली लग रही है तो एक उसके सीने से पूरे फेफड़े निकल करके बाहर आ रहे हैं। तो गुत्थम गुत्था की 5 घंटे की लड़ाई के दौरान मैंने अपने 6 साथियों को खोया है। मैं भी जख्मी अवस्था में था, उनकी तरफ से तो मर चुका था। 3 बार गोलियां मारने के बाद भी यहाँ इस बाजू में गोलियां मारी, इस पैर में गोली मारी, 17 बुलेट लगे, बाकी कई ग्रेनेड के टुकड़े लगे। उनकी तरफ से तो मरा था,
लेकिन परमात्मा को जिंदा रखना था। और इस देश को भारत माँ बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं इसका एहसास आज मुझे हुआ है कि आप समझ आइए कि जो है इस देश को माँ क्यों बोला जाता है। क्योंकि माँ अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती है। किसी न किसी एक को माध्यम जरूर चुनती है कि उसका बेटों की शौर्य, वीरता, पराक्रम दुनिया तक पहुँचे। शायद इस माँ ने मुझे चुना होगा, क्योंकि दुश्मन जब सीने के ऊपर भी गोली चलाई तो यहाँ पर सिक्कों पे जाकर लगी और रिकोचित हो गई। भारत माता की। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। और जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। प्रभात जी, इस चर्चा को बड़ी गंभीर चर्चा है। जो वर्तमान हालात रहे होंगे, 21 साल पहले की जो परिस्थितियां रही होंगी, जो कारगिल की पहाड़ियां हैं जिन पर पाकिस्तानी फ़ौजों ने कब्जा कर लिया था। पहले उन्होंने कहा कि ये अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं, और बाद में पता चला कि पाकिस्तानी फ़ौजें। ये कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, भारत के लिए, और पाकिस्तान इनको लेने का बार बार प्रयास क्यों करता है? बड़ा अच्छा सवाल है, मैं शुरू करूं? जी बिल्कुल। और अपनी बात शुरू करने के पहले रामेन जी, करगिल विजय स्मृति दिवस के दिन वो जितने भी शहीद थे और जितने भी जख्मी सैनिक हैं हमारे, उन सब लोगों के प्रति, शहीदों के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि। और जो विकलांग हुए, जो सेना में जो घायल हुए, जख्मी हुए उस युद्ध में, तो उनके प्रति हार्दिक सहानुभूति है और पूरा समर्थन है हृदय से। जनरल साहब भी बैठे हैं, अपने अनुभव बताएंगे। और मेरा भी जो अपना अनुभव है, जैसा आपने कहा कि सेना मेरी रुचि का विषय है और मैं इस पर लगातार काम करता रहता हूँ। तो करगिल जो आपने बताया कि जिस पॉइंट पर झगड़ा हुआ, जो द्रास सेक्टर की जो चोटियां हैं जी, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, जो भौगोलिक रणनीतिक जो महत्व है उस क्षेत्र का, वो ये है कि जैसे आप कॉमन भी अगर मान लीजिए कि सेना बोलचाल की भाषा में भी अगर बात करती है, तो आप ये जानते हैं कि जो ऊपर बैठा है वो ज्यादा ताकतवर है और जो नीचे से लड़ रहा है उसकी शक्ति थोड़ी कम पड़ती है। तो ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर से पूरे सारे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। और आपको याद होगा, आप उस फ्लैशबैक में चलें तो उसमें याद होगा कि आपके यानी हमारे जो भारतीय सैनिकों की जो ज्यादा शहादत हुई वो इस वजह से हुई कि हम नीचे थे और वो ऊपर थे जी, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम करगिल का जो युद्ध है वो एक विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारे लिए गौरव की तो बात है ही, लेकिन यह युद्ध जो है ये हमें सीखने का मौका देता है। क्योंकि करगिल युद्ध जो है वो करगिल युद्ध हमारी खामियों की वजह से उत्पन्न युद्ध है। अब ये मैं दो मिनट आपका समय लूंगा जी जी, और मैं आपका ध्यान ये दिला दूं कि जो करगिल युद्ध के बाद जो एक कमेटी बनी, आप सब जानते हैं करगिल कमेटी, करगिल रिव्यू कमेटी बनी जी। और उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई और उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद फिर उसको लागू करने की तमाम संभावनाओं, और इस पर फिर एक गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स का, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक ये बना और उन्होंने भी रिकमेंड किया कुछ चीजें। कई चीजें रामेन जी उसमें गोपनीय हैं, क्लासिफाइड हैं, लेकिन हम लोग चूंकि सेना को कवर करते रहे, जनरल साहब को जरूर पता होगा, और वो क्लासिफाइड जो हिस्से हैं वो भी आज की तारीख में वो क्लासिफाइड की श्रेणी में रखे जाने के लायक नहीं है। वो सब अब ओपन फैक्ट की तरह है। कि मैं ये आपको बताऊं कि जिस समय करगिल युद्ध हुआ उस समय हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे वो मलिक साहब थे, अगर मैं ठीक से, जनरल वीपी मलिक थे। जनरल वीपी मलिक के पहले जो जनरल थे जनरल एस पद्मनाभन, ये हमारे सेनाध्यक्ष हुए। देखिए ये बात सामने में आ चुकी है कि करगिल, अब ये एक युद्ध अजीबोगरीब युद्ध इसलिए है, युद्ध तो युद्ध है, लेकिन ये युद्ध उस तरह का युद्ध है रामेन जी कि हम अपने घर में निश्चिंत सोए रहे और हमारे घर में दुश्मन आके बैठ गए और उनको बाहर करने के लिए हमको युद्ध लड़ना पड़ा। तो ये एक जो शहादतों का
ये कोई लेकिन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान और हमारे बीच एक समझौता था कि हम सर्दी की सीजन में हम आर्मी उतारेंगे और ये हिस्सा छोड़ देंगे। उसका वो एक समझौता, तो वो कोई लिखित समझौता नहीं है जी, लिखित समझौता नहीं है। वो एक परिस्थिति जन्य एक समझौता है, एक अंडरस्टैंडिंग है। तो उस अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि एक मौसम जब बदलता है तो सब नीचे चले जाते हैं, और जब मौसम बदलता है तो ऊपर चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपना विजिलेंस छोड़ देंगे। बिल्कुल, वो विजिलेंस छोड़ने की बात मैं 1 मिनट के अंदर में ये बात पूरी कर दूं कि जनरल एस पद्मनाभन जब यहाँ के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हुए, उनका पता नहीं एक पर्सनल कुछ ये रहा होगा मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ। उन्होंने क्या किया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के तमाम जो मोडस ऑपरेंडाई है, उसकी जो पूरी जो काम करने का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसको बदल दिया उन्होंने। इस बदल दिए जाने की वजह से क्या हुआ कि पूरे 1-1.5 साल का जो अवधि है, उसमें पूरा इंटेलिजेंस जो है, जो अभी सूचनाएं जो है केओस में पड़ गई। पहले क्या होता था कि पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है सीधे मिलिट्री ये ऑपरेशंस को, जो आपके एमजी क्या कहते हैं उसको जनरल साहब, डीजीएमओ, वो हाँ डीजीएमओ को सूचना देते थे। लेकिन अब वो उन्होंने पद्मनाभन ने बदल दिया और उन्होंने कहा कि आप नीचे से ऊपर आएगा, मतलब प्रॉपर चैनल से आएगा। उसमें क्या हुआ कि नीचे से जो गरेडिया सूचना देते थे, भाई गरेडिया हमारे सबसे पहले सोर्स हैं, बिल्कुल, तो वो बता रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है, और वो घुसपैठ हो रही है तो ऊपर बढ़ी, और उसके बाद इतने रेड टेपिज्म में और ऑफिशियल इसमें पड़ गया कि वो ऊपर तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाई, और अगर ऊपर पहुंची भी तो बहुत देर हो चुकी, बिल्कुल, है ना। तो इस वजह से और आपको ये बता दें कि कारगिल कमेटी की जो रिव्यू रिपोर्ट है, उसमें ये बात अंडरलाइंड है, रेखांकित की हुई है कि इंटेलिजेंस का फेल्योर है। इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस का है, रॉ का फेल्योर है, और आईबी का फेल्योर है। उस पर आगे बात बढ़ेगी तो हम फिर आएंगे। मेजर साहब, रणनीतिक तौर पर यह हिस्सा दोनों देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कहा जाता है कि सियाचिन का हिस्सा उससे जुड़ता है, उस सड़क से, और लद्दाख का हिस्सा जुड़ता है, इसलिए वो सड़क महत्वपूर्ण है। NH1 जो रोड है वो कहते हैं कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि दोनों देशों के लिए वो पहाड़ियाँ, वो क्षेत्र महत्वपूर्ण है, इसलिए बराबर दिक्कत होती है? पहले तो ये क्लियर कर लो कि कारगिल को हम युद्ध कहते हैं, ऑफिशियल सरकारी डॉक्यूमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट है, उसको युद्ध नहीं इस्तेमाल करते। कारण सरकार का अपना है, वो अलग बात है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो सड़क जा रही है, ये जा रही है श्रीनगर से लेह तक, लेह से आगे सियाचिन तक। तो जो मुशर्रफ का प्लान था उस समय, ये था कि अगर हम यहाँ बैठ जाए, ये सड़क को बंद कर लें, तो आगे की जो फौज है उनको सपोर्ट करना मुश्किल होगा, और वो जो आगे वाला इलाका है वो बिना लड़े हुए हमारे हाथ में आ जाएगा। तो ये एक सिंपल उनका प्लान था, और उन्होंने सोचा कि इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो ये सड़क अगर लेनी है तो हमें ये एक एक्शन लेना पड़ेगा। और ये बात है कि जब आप हाइट्स पे हो, खास तौर पे जब आपको आर्टिलरी फायर डायरेक्ट करना है, तो आपका विजिबिलिटी और कंट्रोल ऑफ आर्टिलरी फायर आराम है। और अगर आपको रोड को इंटरडिक्ट करना है, आपको पर्सनली उसके ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप आर्टिलरी फायर से रोड को इंटरडिक्ट कर सकते हो, ट्रैफिक रोक सकते हो, आगे का हरकत उस सड़क के ऊपर आप ब्लॉक कर सकते हो। तो जब आप कॉन्वॉयज नहीं परमिट करोगे तो उनको सपोर्ट करने के लिए बाय एयर कहाँ तक आएगा? तो ये जो सपोर्ट है, फिर ये सपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो इलाका उनके हाथ में आएगा। ये मुशर्रफ का उस समय का प्लान था, और उसीलिए इन्होंने ये हाइट्स ऑक्यूपाई करी थी। इंटेलिजेंस इनपुट्स जो आ रहे थे, वो कहीं पे नॉर्मली जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, खास तौर पे उस इलाके के, वो पहले लोकल ट्रुप्स को मिलते हैं और फिर पीछे की तरफ जाते हैं। जो आगे बकरवाल या गुज्जर जो घूमते हैं, उनके पास रेडियो सेट्स या कम्युनिकेशन नहीं है कि वो डायरेक्ट दिल्ली को खबर दे। खबर जाती है लोकल बटालियन, ब्रिगेड, डिव और ऊपर से। तो इनिशियली खबरों में थोड़ा कंफ्यूजन था। उस जमाने में और अभी में जो फर्क है कि आपके पास यूएवीज है, उस समय कम सैटेलाइट्स थे, तो आपको जो इनपुट्स आ रहा था, आपको फ्रेंडली कंट्रीज के सैटेलाइट से आ रहा था, आपके पास खुद अपनी सैटेलाइट्स कम थी।
रॉ के इनपुट्स जो पाकिस्तान से आने थे काफी टाइम के ऊपर वो अनरिलायबल रहते क्योंकि एक सोर्स 3-4 तो बता रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कि जनरल मुशर्रफ को लगा कि 4 कमांडो से आगे बढ़ जाएगी तो रा के थ्रू चली जाएगी, इसलिए उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। तो ये तो रिस्ट्रिक्शंस जो रखे थे तो इसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन था जी। पर जैसे खबर क्लियर होने लगी अप्रैल मई के महीने में, उसके आगे फिर जब वो प्लानिंग शुरू हुई और जो एक्शन शुरू हुआ वो अलग कहानी है। पर मेन इरादा ये था कि अगर आपने वापस रीगेन नहीं किया कारगिल हाइट्स को, तो हाइट्स एक बात है, आपका आगे का इलाका भी खतरे में होगा। और उस समय एक और प्रॉब्लम था कि आपके जो हेडक्वार्टर्स थे उस समय जो कारगिल को कंट्रोल कर रहे थे वो श्रीनगर में था, और जो 15 कोर हेडक्वार्टर श्रीनगर में था वो LOC संभाल रहा था, पूरे मिलिटेंसी ऑपरेशन संभाल रहा था, कारगिल, लेह, सियाचिन सारा कुछ इसके नीचे था। तो ये कुछ ज्यादा ही इलाका था जो एक हेडक्वार्टर के नीचे था जिसको कंट्रोल करना था। ये सब टाइम के साथ बदली हुआ। तो ये कारण था जिसके लिए कारगिल जो मुशर्रफ का प्लान था, ओरिजिनल प्लान उसका यही था कि बिना कुछ एफर्ट से हमें ये इलाका हासिल हो जाएगा। बिल्कुल उस समय की जो प्रभात जी जो भी परिस्थितियाँ रही, अटल जी बाई रोड गए कि हमारे पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे हों, हम दो देश हैं, एक साथ आगे बढ़ें, एक साथ गरीबी है दोनों देशों में, टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ें, लोगों की जो आम जनता है वहाँ खुशहाल हो, रिश्तों को मजबूत किया जाए, और ये नवाज शरीफ के बुलावे पर गए। उसके बाद जो परिस्थितियाँ आई, राजनीतिक नेतृत्व ने कैसे टैकल किया होगा कि हम रिश्तों की मजबूत करने की बात करें और हमारे पीठ में छुरा घोंप रहा है, तो उस समय की जो परिस्थितियां रही होंगी, जो भी राजनीतिक नेतृत्व था उसने कैसे टैकल किया? हाँ देखिए, ये बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा ये प्रसंग है, इसलिए कि एक तरफ बस यात्रा कर रहे हैं, पीस की बातचीत चल रही है, और दूसरा ये है, सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि ये पूरा जो, जैसा जनरल साहब ने भी बताया कि जो घुसपैठ हो रही थी उस सेक्टर में, द्रास वाले सेक्टर में, उसकी सूचना यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, हेड ऑफिस तक अगर पहुंची भी तो बहुत सीरियसली नहीं लिया गया। उसी तरह से वही हाल करीब करीब पाकिस्तान का भी था कि पाकिस्तान की सेना जो है वो अपने डिसीजन खुद लेकर परवेज मुशर्रफ ने ये कर लिया, वो सेना भेज दी, और जबकि नवाज शरीफ को पता नहीं था। नवाज शरीफ बिल्कुल जाता है कि उनको नहीं कहा नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है कि नवाज शरीफ को नहीं पता था। और तब जबकि जब इंटेलिजेंस फेलियर की सूचनाएं आने लगी, उसके बाद तब रॉ सतर्क हुई, और आपको याद होगा कि रॉ ने जनरल मुशर्रफ और जो एक ऑपरेशंस के जो बड़े अधिकारी थे उनके साथ जो टेलीफोन वार्ता चल रही थी उसको टेप वगैरह किया था। तो ये जो एक चीज मैं इसमें जोड़ दूं जनरल साहब की बात में, कि ये इस सेक्टर को काटने का, भारतवर्ष से काटने का या अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का जो प्रयास है वो कोई 1999 का प्रयास नहीं है रामेन जी। ये जिस समय जियाउल हक, जिस समय तानाशाह थे पाकिस्तान के, उस समय भी उनके इस कोर के, इस जो भी सैन्य भाषा में कहते होंगे जो कमांडर थे, उन्होंने ये कोशिश की थी। लेकिन ये वो दौर था जिस समय रूस को अफगानिस्तान से बाहर निकाला जा रहा था और अमेरिका का पेनिट्रेशन बढ़ रहा था, उसमें जनरल जियाउल हक, मतलब पाकिस्तान इन्वॉल्व था, इसलिए जनरल जियाउल हक ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो जो थ्योरी थी, बेनजीर भुट्टो के सामने भी प्रपोजल लेके, वो जो थ्योरी थी इसको काटने के लिए, इसलिए कि ये इसलिए महत्वपूर्ण, जो आप बार बार ये सवाल उठा रहे हैं और ये बार बार ये इसको जो हाईलाइट कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही जेन्युइन है कि ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि इस पर लगातार जनरल जियाउल हक के समय से ही, और लगातार जुल्फिकार अली भुट्टो रहे हो, बेनजीर भुट्टो रही हो, और उसके बाद परवेज मुशर्रफ का जमाना आया। और इसमें पॉलिटिकल जो डीलिंग हुई, पॉलिटिकली जो इसको टैकल किया गया, तो पॉलिटिकल टैकल जो है वो अब ये इस सीमा पर हम लोग पहुंच चुके थे कि पहले अपना घर खाली कराना है, बाद में डिप्लोमेसी करनी है। एक विकल्प था बस कि एक ही विकल्प था उस समय, और वो जो विकल्प, उस विकल्प पर भारतीय सेना और भारत की सरकार उसने बड़ा स्ट्रांगली काम किया। और वो जब अपना घर खाली हो गया, उसके बाद आइए भाई आप बातचीत करिए, आप बातचीत कर रहे हैं। हाँ, युद्ध विराम करिए। यानी उस जो राजनीतिक नेता था थोड़ा सा इसमें है जी, काफी सोशल मीडिया में आए हुए हैं और इनपुट्स भी हैं जो पाकिस्तान के टीवी डिस्कशंस हुए हैं 99 के बाद।
उसके लिहाज से ये जब शुरू हुआ ऑपरेशन, पहली बात तो जब सेना ने सरकार को कन्विंस कर दिया कि ये हमारे कंट्रोल में है, तब सरकार के हौसले के अंदर आ गया कि अब हम इसको संभाल लेंगे और हम ये स्टैंड लेंगे कि हम आगे क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस इसलिए नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उस समय न्यूक्लियर ब्लैकमेल का चल रहा था और आपने जितने खास तौर पे मेजर इक्विपमेंट आपका था नीचे, वो सब आप ऊपर ले आए थे, तो इसके कारण आपने उसको वो रिस्ट्रिक्शन रखा। दूसरी बात था कि पहली 2 जुलाई को जब टोलोलिंग गिरने लग रहा था, उस समय का ऑफिशियल रिकॉर्डिंग है कि मुशर्रफ ने रिक्वेस्ट किया नवाज शरीफ को कि अब मामला हमारे हाथ से बाहर जा रहा है और अब अगर आपने अमेरिका को अप्रोच करके अगर आपने इसको रिजॉल्व नहीं किया तो जो बेइज्जती पाकिस्तान फौज की और पाकिस्तान की होगी, अब इसको कोई रोक नहीं सकेगा। और इसको फौज के पौरुष का कमाल और इसके और इस समय जब नवाज शरीफ गया यूएस बात करने, जैसे नवाज शरीफ निकला तो मुशर्रफ ने पीछे से कहानी शुरू कर दी कि हमने गेंस लिए थे और ये जाके इसने पूरा यूएस में छोड़ छाड़ के पूरा हमारा लॉस करा के वापस आ गया। पर एक बात जो बहुत कम बाहर निकली है, जो चंद केसेस पाकिस्तान के जो वहां पे डेड बॉडीज मिली थी उनके सोल्जर्स की, जब उनका ऑटोप्सी किया गया उनके पेट के अंदर से घास निकला और बाकी जो लोकल उधर का माल है वो निकला। कारण ये है कि उनके जो खाना पीना था ऊपर वो खत्म हो गया था, जो उनके सप्लाई बेसिस थे वो हमारे एयरफोर्स और आर्टिलरी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ऊपर वो कुछ पहुंचा नहीं पाए और उसीलिए अंत में जो उनके सोल्जर्स जो बचे थे लास्ट में, वो लोकल घास और जो जमीन के अंदर जो सामान पड़ा है वो खा के जी रहे थे। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि उस समय भी जो चरवाहे गए थे तो पाकिस्तानी सेना ने कहा कि इनको पकड़ सकते हैं, किसी ने कहा अपने खाने के नहीं है यार, किसी को पकड़ के क्या करोगे, तो उन्होंने छोड़ दिया और ये वो मानते हैं कि गलती। आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में कुछ संवाद उठाए हैं कारगिल के जो घुसपैठ थी, जो हमारे और हमारी सेना और उनकी सेना के बीच जो चीज़ें घटित थी। उन्होंने कहा कि हमारी पीठ में छुरा भोंकने का जिसने प्रयास किया उसने हमारा पराक्रम देखा है। ये उस घटना से लेकर के और इस घटना तक का संवाद है और दुनिया ने भारत की रीत नीति और सिद्धांत को समझा है कि हम किसी की इंच भर जमीन लेना नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी इंच भर जमीन देना नहीं चाहेंगे, ये हमारा सिद्धांत अब है। तो इसको लेकर के क्या लगता है आपको, जो मैसेज है प्रधानमंत्री जी? नहीं, ये प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं ये सही है कि ये जो है हम किसी के क्षेत्र में घुसेंगे नहीं, लेकिन हमारा क्षेत्र किसी के कब्जे में न जाए इसका प्रयास करेंगे। और पूरे आप ये देखें कि ये जो इतनी ये इस बात में ऑफ पॉलिटिकल व्यू एंड ये कि जो स्टैंड सेना ने अब लेना शुरू किया है, ये स्टैंड अगर मान लीजिए कि हम पिछले 70 साल से ले रहे होते तो आज ये सीन नहीं होता है ना। और खास तौर पे भारत और चीन के साथ जो संबंधों का जो इधर के दिनों में आपने देखा और चीन की हरकतें जो लगातार आप देख रहे हैं, वो जो है वो अब फिर होगा कि आप पॉलिटिकल ये है नेहरू जी की नीतियां थी और इस तरह की नीतियां थी जिनको कि जो डिप्लोरेबल नीतियां थी जो खारिज की जाती हैं समय की कसौटी पे, तो उस वजह से ये सारी गतिविधियां हुई। श्वेत कबूतर वाला समय नहीं रहा, वो समय नहीं रहा। अब ये जो है ये सेना जो है, ऐसा क्या हुआ कि 1962 तक पिटते रहे और 1965 के बाद हम युद्ध जीतते रहे, तो एकदम सीधा ये है मसला। तो खैर मेरे ख्याल थोड़ा सा गलत है जो आपने बोला। एक मिनट उस विवाद के, एक मिनट में हम आपकी बात पूरी कर लें। हम 1 मिनट में बात पूरी कर लें। तो हम उस विवाद के इसमें नहीं आना चाहते कि चूंकि पॉलिटिकल तमाम तरह के रिजर्वेशंस और प्रिजर्वेशंस हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जो करगिल के समय में जो हम लोगों ने जो गलतियां की, वो इंटेलिजेंस की गलतियां आज भी हुई हैं। ये जो गलवान में जो हुआ, ये इंटेलिजेंस की गलतियों के चलते हुआ।
क्योंकि इसका पक्का प्रमाण है। अब जैसे जनरल साहब ने कहा कि अब तो हमारे पास सैटेलाइट है, ये है यूएवीज और तमाम जो उपकरण है, तो जब ये आपके पास उपकरण है तो गलवान में घुसपैठ हो रही थी तो क्यों नहीं पता चल रहा था आपको? तो बेसिक बात ये है कि जो इंटेलिजेंस का जो बेसिक काम है वो और मजबूत करना, वो और मजबूत करना होगा। अब आप देखिए कि लेह और लद्दाख के, लेह के जो ग्राम प्रधान है, गलवान के जो ग्राम प्रधान है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा कि हम तो जाने कितने अरसे से कह रहे हैं कि चीनी सेना जो है एकदम अंदर चली आ रही है, अपने तंबू का नाथ लगा रही है, लेकिन कोई हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा हमारी बात का। तो अब इस पर जो ध्यान दिया जाने लगा है, ये एक रिमार्केबल बात है कि हम करगिल से सीख लेकर कुछ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो आपने कहा 62 में, आप कह रहे थे, क्या बोला आपने 62 का? मैंने कहा कि 62 तक आप हारते रहे। एक बात याद रखिए आप, 62 में समान नहीं था, जो सैनिक खड़ा था वो खड़ा रहा, वो आपको सुनो एक सेकंड उससे बहस नहीं है, एक सेकंड उससे बहस नहीं है, मुझे खत्म करने दो। हारे कि नहीं, आप मेरे को खत्म करने कि नहीं यार, खत्म करने दो, बीच में क्यों आ रहे हो? ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं तो आप रह जाइए चुपचाप। ठीक है, ये कह रहा हूं कि जवान जो खड़ा था वो खड़ा रहा, चाहे उसके पास हथियार था या नहीं था, कपड़े थे नहीं थे, खाने का सामान था नहीं था, जब तक उसको आपने क्लियर नहीं कहा आप आगे नहीं बढ़ा। तो जो जवान का है वो अलग बात है जवान कि पर ये नहीं टिप्पणी करेंगे, आर्मी पर नहीं, लेकिन एक सेकंड समझने में कहां दिक्कत हो रही है? मैं बोलूं या आप बोलो? नहीं, एक मिनट, मैं बोलूंगा ही इस बात पर, इसलिए कि मैंने भारतीय सेना का नाम नहीं लिया, मैंने नीतियों का नाम लिया। अच्छा, कि जो नीतियां रही हैं 1962 तक हम मार खाते रहे, 1962 के बाद अब भारतीय सेना के जवान किस तरह से शहीद हुए, उनकी शहादतों पर थोड़ी कोई आपस की चर्चा नहीं, हमारे सवालों का जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। छोड़ दो, बिल्कुल। अच्छा, अगली बात जी, जो इस बार प्रॉब्लम हुआ है वो इंटेलिजेंस का नहीं हुआ है, इस बार प्रॉब्लम हुआ है असेसमेंट का और इंटेंशन का। इसमें फर्क है। जब सेना किसी की आती है, आपको इंटेलिजेंस मिल जाता है कि ये इकट्ठे हो गए हैं, उस इंटेलिजेंस को आपको कन्वर्ट करना है असेसमेंट में और इंटेंशन में। इंटेंशन किसी का किस समय बदल सकता है। आपको खबर थी कि ये है, अब इससे इनका इंटेंशन क्या होगा, वो गलत हुआ, और वो गलत इसलिए हुआ और वो होता रहेगा कुछ समय और, जब तक ट्रेंड असेसर्स जो उस देश के बारे में उनके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक ये शॉर्टफॉल हमेशा रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही, कहा कि जब युद्ध की परिस्थितियां होती हैं, जब सेना सीमा पर तैनात होती है, तो जो सोशल मीडिया पर है और राजनीतिक रूप से जो बयानबाजी होती, इसका प्रभाव सेना पर और सेना के परिवारों पर पड़ता है। इसको, चूंकि आप सेना में रहे हो, तो क्या इसके मायने निकाले? देखो, जब जवान आगे है, एक समय था जब आपके पास टीवी नहीं था, उधर आपके पास नेटवर्क्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। अब जब हम थे अरुणाचल में, आपके पास एक डिश के साथ या सहारा लगता था या डीडी लगता था, और कोई चैनल्स थे नहीं। उस समय आपको इनपुट्स कम आते थे, प्रभाव कम पड़ता था। अब जब आप सुनते रहते हो जो हो रहा है, तो आपको काफी बार ये लगता है कि क्या देश हमारे साथ है, क्या देश हमारे पीछे खड़ा है, क्योंकि पूरा देश बोल रहा है कि ये लोग इधर कर क्या रहे हैं, जब ये हो गया, जब वो हो गया, तो इनका क्या रोल है। पर बहुत कम लोग जो उस इलाके को देख चुके हैं, किताबों के अंदर पढ़ना या मूवीज देखना या अखबारों में पढ़ना अलग कहानी है, या लिखना अखबारों में अलग कहानी है, पर जब आप उन इलाकों को देखो और जब आपको उन इलाके के अंदर एंटर करने के लिए 14 दिन या 21 दिन आपको एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, आपको अपना 30 या 40 किलो वजन लेके चलना है, आपके चलने की रफ्तार तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें भी आपको दिक्कत है, क्योंकि हवा उधर, मौसम का, सब चीज़ का प्रभाव है। और जो उधर इस मौसम में रह रहा है और खड़ा है, वो इसीलिए खड़ा है क्योंकि उसको पता है कि देश मेरे पीछे है। बिल्कुल ठीक है। जब उल्टी सीधी बातें सुनते हो, चाहे आप टीवी में या चाहे कहीं पढ़ो,
तो ये लगता है कि अगर ये देश इतना ही बिखरा है और ये सपोर्ट है नहीं, तो कल अगर मेरे को कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को भी यही बोलेंगे। तो ये फर्क डेफिनेटली पड़ता है सोल्जर्स को। आज सुबह मैं एक डिस्कशन पे था वेबिनार में कारगिल के ऊपर, उसमें काफ़ी शहीदों की फैमिलीज थी डिस्कशन में। उनका यही कहना था कि हमारे लिए तो रोज कारगिल है। आप तो कारगिल दिवस साल में एक बार मनाते हो, हमारे लिए तो ये रोजाने की बात है कि हमारा जो बच्चा गया या पति गया या भाई गया तो हमें तो वो रोजाना याद आता है। तो हमारे लिए तो कारगिल रोज है। नो डाउट। किसी ने कहा है कि सीकर के जो सिपाही थे उन्होंने अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखा था कि यूँ तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। और ये जब चिट्ठी खुली उससे पहले उनका 100 आ चुका था। तो उन परिवारों के लिए तो रोज कारगिल है। राजनाथ सिंह जी ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि बाहरी दबाव के आगे अब ये देश नहीं झुकेगा, राष्ट्र अपनी रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। क्या वो नीति अब तक कायम दिख रही है? राजनीतिक रूप से जो नेतृत्व निर्णय लेता है उसमें ये कायम दिख रहा है? नहीं, अब तो कायम दिख रहा है, ऐसा लग भी रहा है रामेन जी, अगर आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो जी। क्योंकि अब आप देखिए कि जब तक यूपीए की सरकार थी और अपने जनरल वीके सिंह उसमें उस समय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, तो इनसे और मनमोहन सिंह का और या यूपीए सरकार का तनाव क्यों हुआ था? इसीलिए तो हुआ था कि इन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि आपका जो है आपका कोई उपकरण और हथियार और आयुध जो हैं वो युद्ध लड़ने लायक नहीं है, सब ऑब्सोलेट हो गया है, सब पुराने पड़ गए हैं। इस बात पर इन लोगों ने अपना एक प्रेस्टीज इशू बना लिया उनके लिए, उनके खिलाफ जो कुछ भी हुआ वो आप जानते हैं। लेकिन ये करगिल कमेटी की रिपोर्ट, हम जो बार बार ये कह रहे हैं, करगिल कमेटी की रिपोर्ट ने सेना में आमूल चूल परिवर्तन की वकालत की थी। सीडीएस उसके कारण बना नहीं, उसके साथ साथ कई और चीजें रिकमेंड जो हुई, तो सीडीएस तो एक कदम हुआ। इसका मतलब है कि सरकार उस पर बढ़ी। हाँ, बिल्कुल। फिर आयुधों का आधुनिकीकरण, हथियारों की नए हथियारों की आपूर्ति या अच्छे विमान, लड़ाकू विमान की जो आपूर्ति हो रही है, तो ये सब एक कदम है जो बताता है कि हम सेना को आधुनिकीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। इसका मतलब जो पहले जो है ऑब्सोलेट टाइप जो सेना हो गई थी उसको अब आप रिन्यू कर रहे हैं, बिल्कुल ना। तो ये एक सुखद संकेत है। फौज जब मेजर साहब उस समय गई होगी, आप परिस्थितियां समझो कि फौज को ये भी नहीं पता था कि ये आतंकवादी हैं, अतिवादी हैं, या पाकिस्तान की फौज यहाँ आकर बैठी, कितने मात्रा में है, क्या आयुध सामग्री है, और 80 डिग्री पर चढ़ना है फौज को वहाँ। क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या मना स्थिति रही होगी फौज की? नहीं, ये सब चीज़ों का ड्रिल होता है, खबर आने लग जाती है, क्लियर हो जाता है, असेसमेंट हो जाता है कि कहाँ पे बैठे हैं और क्या अप्रोच लेना है। क्योंकि अप्रोच अगर आप वो नॉर्मली मेन अप्रोचेस को कवर करते हैं, अगर आप मेन अप्रोच लोगे तो मेन उनका फायर उस लाइन पे होता है। क्योंकि इन पहाड़ियों के ऊपर जब डिप्लॉयमेंट होता है, खास तौर पे रात के समय जब आप अटैक करते हो, जो आपकी ऑटोमेटिक वेपन्स है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड लाइन पे लगाएं। फिक्स्ड लाइन वो लाइन होती है जिसके ऊपर मेन अटैक आएगा, और LMG या मशीन गन्स को उस लाइन पे लगाया जाता है रात होने से पहले, कि अगर कोई इंडिकेशन भी हो अटैक का तो आपने सिर्फ ट्रिगर खींचना है, बाकी मेन अप्रोच कवर्ड है। तो इन हाइट्स के ऊपर जब आपने करना है तो आपको अप्रोच चेंज करना है। दूसरी बात, इन हाइट्स के ऊपर अगर आपने डैमेज करना है तो फायर पावर बहुत जरूरी है। फायर पावर आपको या आर्टिलरी से मिलेगा या एयर पावर से मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल हुआ। और अगर आपने फायर पावर को इफेक्टिव करना है तो जो नॉर्मल टीचिंग या नॉर्मल तरीके हैं उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप सीधा हाइट्स पे अटैक कर रहे हो। और नॉर्मली जो फायर पावर आपको सपोर्ट देता है वो जब ट्रुप्स जो असॉल्ट कर रहे हैं कोई डिस्टेंस पे आते हैं तो फायर पावर उठता है, क्योंकि उनके ऊपर ना लगे।
और हमारे ट्रुप्स के ऊपर ना जाए। ऐसा हुआ है करगिल में। तो उस समय क्या करते हैं कि इस बार कारगिल के अंदर ये कॉन्सेप्ट पूरा चेंज कर दिया गया, ये अवॉइड करने के लिए कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो। और फायर पार डायरेक्ट गन्स को टारगेट के ऊपर ले करके डायरेक्ट फायर करना शुरू किया। नहीं तो नॉर्मली फायर ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट करते हो, वो इस बार नहीं किया गया। रॉकेट्स जो इस्तेमाल किए गए वो डायरेक्ट ले करके टारगेट के ऊपर फैलाया गया है। अब जब भी आप फायर करोगे गोला थोड़ा लेफ्ट राइट जाता है, तो वो तो होता ही है। एयर पार का इस्तेमाल हुआ और जैसे एयरफोर्स आने लगा पूरा इलाका चेंज होने लगा, क्योंकि कैजुअलिटीज उधर बढ़ने लगी। उनके पत्थर के संगमरमर थे जिसके अंदर वो डिप्लॉयड थे। आपने जब तक उनको नहीं डिस्ट्रॉय किया और कैजुअलिटीज अंदर क्रिएट नहीं करी, तब तक आपका असॉल्ट और मुश्किल था। तो ये जो कैजुअलिटीज होने लगी हैं, ये मेन जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो असॉल्ट फेज में जो हुई हैं, खास तौर पे जब वो ऑब्जेक्टिव के पास आए हों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के एकदम पास हो तो जो 2, 3 या 4, 6 अंदर हैं जो बच गए थे फायर, आर्टिलरी फायर, असॉल्ट और एयर पार से, उनका जो रिस्पॉन्स आया तो उस समय ये हुआ है। तो हर अटैक के अंदर ये तो होना ही है, क्योंकि आपका फोर्स लेवल अगर उधर 50 है तो आपके जो असॉल्ट करेंगे अलग अलग वेव्स में वो कहीं 300 या 400 होंगे। तो ये जो स्ट्रेंथ आपको अप्लाई करना है, 3 गुना ताकत आप लगाते हो। 3 से 4 गुना ताकत आप पहाड़ियों में तो और भी ज्यादा लगाते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि अप्रोच नैरो था, हर पीक का अपना अप्रोच था, और काफी बार जो करना पड़ा, जैसे योगेंद्र ने भी अभी बताया होगा कि काफी जगह के ऊपर अप्रोच ऐसा था कि आपको रस्सा या लगा के पीछे की तरफ से आना पड़ा। कारण ये था कि उधर से उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उनका तैयारी नहीं था, उनके वेपन्स उधर फेस नहीं कर रहे थे, तो आपको वहां से आके सरप्राइज करना हो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल था जो कैद पोस्ट प्रॉपर कैप्चर किया था बाना सिंह ने सियाचिन में। उस समय उन्होंने जहां से रस्सा लगाया उधर उनकी दिशा ही नहीं थी, क्योंकि उनके दिमाग में था कि यहां से कोई आ ही नहीं सकता। तो ये जो ट्रेनिंग थी और ये जो इस्तेमाल करना है, इसके लिए फोर्सेस को, ट्रुप्स को ट्रेन करना पड़ा। ट्रेन करने के बाद आपको इसमें मूव करना पड़ा। आप सोचो जब आप मूव कर रहे हो, आपके साथ एम्युनिशन है, आपके साथ राशंस है, आपके साथ अपना सारा सामान है, तो आप जब 30-40 किलो खींच के अपने साथ उठ रहे हो उस इलाके में, पता है कि कहां से आपको करना है और किस प्रकार करना है। तो ये जो दिक्कत है ये उस समय था, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हुई है इस मामले में, तो आप ये कर पाए। बिल्कुल सही। प्रभात जी, जो चुनौतियां मेजर साहब बता रहे हैं, चूँकि सेना में रहे हैं, वो कठिनाइयाँ झेली हैं, लंबे समय तक रहे हैं, और सैनिक जो भी हमारा रहता है वो केवल नौकरी करने के लिए नहीं आता, वो जो जाता है सीमा पर खड़े होने, वो मान के जाता है कि गोली कभी भी आ सकती है, तो उसको केवल नौकरी से नहीं जोड़ा जा सकता। हम अपने नेतृत्व की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी पूरी दीपावली, जितने अब तक का समय रहा, दीपावली कहीं ना कहीं सेना के साथ मनाते हैं। तो क्या हमारा राजनीतिक नेतृत्व भी ये मैसेज देता है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके सुख दुख में आपके परिवार के साथ खड़े? इससे क्या मनोबल बढ़ता है सेना का? हाँ, ये जो है ये बड़ा अहम एक मुद्दा है कि अब आप ये देखिए कि जैसे प्रधानमंत्री अचानक सुबह लेह पहुंच गए जी, और वो उस सेक्टर में पहुंच गए जहां जाने के लिए जनरल साहब बता ही रहे थे कि 14 दिन एक्लिमेटाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। उन्हीं दिनों में एक इंटरव्यू देख रहा था दीपक वोरा का। दीपक वोरा पहले इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी रहे हैं और खास तौर पर लेह और लद्दाख वाली कमेटी के भी मेंबर रहे हैं, आज भी शायद हैं वो। उनका एक इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने कहा कि हम लोग जब वहां जाते थे तो वहां 3-4 दिन समय, हम लोग जवान भी अगर हैं तो 3-4 दिन एक्लिमेटाइजेशन के लिए समय लगता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री पता नहीं किस जीवट का आदमी है कि ये सीधा सुबह निकलता है और सीधे वहां पर पहुंच जाता है, जवानों से मिलता है, अफसरों से मिलता है, स्ट्रेटेजिक वो पोजीशंस देखता है, मैप देखता है और उसके बाद अपनी बात कह के आता है। तो ये इसका एक बड़ा सुखद एक मैसेज है पूरे फोर्स में। उनको लगता है कि हमारा गार्जियन हमारे साथ। एकदम बिल्कुल। और देश का प्रधानमंत्री सपोज टू बी द गार्जियन, वो तो सपोज टू बी क्या, ही इज द गार्जियन। तो गार्जियन जब हमारे पीछे खड़ा होता है, अगर गार्जियन कहे कि उसको मार के आ जाओ और पीछे हम खड़े हैं,
तो मार के, तो एक कॉमन भाषा में मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सेना दुगने जोश से एक बड़ा मनोबल का काम कर रहा है। ये पॉलिटिकल जो स्टैंड है और दृढ़ता है, जो आज तक दृढ़ता दिखी नहीं है, वो दृढ़ता आज दिख रही है। इसको रेखांकित किए जाने की जरूरत है। और दूसरा ये है कि ये जो आधुनिकीकरण की तरफ जो जा रहे हैं, चूंकि अब लड़ाई का पूरा चरित्र बदल रहा है। बिल्कुल। अब आप ये देखिए ना कि ये लड़ाई का हिस्सा है। ये जो है, ये हम लोग क्या है, ये करगिल ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि कोरोना जो है, कोरोना एक तरह का युद्ध है। ये क्रिएटेड बाय चाइना, ये हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं। तो इस तरह के युद्ध से अब लड़ना है, तैयारी करनी है ना। साइबर वॉरफेयर में जाना है, आपको न्यूक्लियर वेपन्स का जो ये करना है, सब कंप्यूटराइज्ड, और ये सब सारे युद्ध लड़ने हैं। तो दोनों फ्रंट अजीब तरह का समय है कि आपको ये जैविक युद्ध से लड़ने के लिए तैयार होना है, आपको न्यूक्लियर युद्ध से लड़ने के लिए तैयार रहना है, और दूसरा, जैसा जनरल साहब ने भी कहा कि हमको जमीन जीतने के लिए इन्फेंट्री को आगे करना होगा, ये भी युद्ध जीतना है। तो अभी मैं एक बात कहते हुए ये रुकता हूं कि अभी गलवान सब लोग कर रहे हैं, लिपुलेख कर रहे हैं। मेरी अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ अधिकारियों से बात हुई, मेरा उस पर शोध भी चल रहा है। लेकिन मैं आपके जरिए ये बात फ्रंट पर रख देना चाहता हूं कि नेपाल की जो सीमा है, जो भारत से नेपाल की तरफ की जो सीमा है, तो नेपाल ने अपनी सीमा पर, जैसे कतरनिया घाट और दुधवा वाले जो इलाका है, उसके उस तरफ जो नेपाल का हिस्सा है, उसका पूरा का पूरा जंगल का एरिया, उसको प्लॉट्स में काट के, और चीन के जो एक्स आर्मी पर्सनल है उनको वो फार्म हाउस के रूप में दिया जा रहा है। रामन जी, फार्म हाउस के रूप में दिया जा रहा है, ताकि वो उस पार से भारत की निगरानी कर सके प्रॉपरली। ये जो है, दिस हैज ऑलरेडी बीन कंफर्म्ड बाय आईबी, और इस पर एक काम चल रहा है। मेजर साहब, दो बातें, एक बात जरा थोड़ा क्लियर कर लूं कि जैसे प्रधानमंत्री गए या जैसे राजनाथ सिंह गए, अगर आप इन इलाकों में आते हो और 2-3-4 घंटे बाद आप फ्लाई आउट कर लेते हो, तब एक्लेमेटाइजेशन की जरूरत नहीं है। उसीलिए जैसे भी कभी आप देखो आर्मी चीफ आ जाते हैं या कोई और आता है, वो 3-4 घंटे काट के निकल जाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, तो मनमोहन सिंह ऐसा साहस क्यों नहीं करते थे? चलिए खैर, वो पार्टी का आई नो। बेसिक बात ये है कि आदमी मैन टू मैन डिपेंड करता है। ये कहें जनरल साहब, पाकिस्तान को ये गलतफहमी क्यों रहती है, या मुशर्रफ ने भी कहा कि हम जाएंगे तो चाइना हमारा सपोर्ट करेगा और भारत दूसरे हिस्सों से नहीं आएगा, भारत एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, भारत ने MI-17 से फायर किया, वहाँ तत्कालीन जो परिस्थिति है उसको उस तरह डिजाइन किया और फायरिंग की। एक चीज़ ये, दूसरा जो नई पीढ़ी है वो इनसे क्या सीख ले सकती, जो बलिदान दे करके गए हैं, उनसे हमारी नई पीढ़ी क्या सीख लेती है? पहली बात, जहाँ तक पाकिस्तान का ये विचार है, ये पाकिस्तान का विचार इसलिए रहा है क्योंकि उनकी जो आर्मी है वो पीस नहीं चाहती। अगर पीस हो जाएगा तो इतनी स्ट्रेंथ आर्मी की जरूरत नहीं है और उनका पार कम होगा। और उनका यही हमेशा सोच रहा है कि भारत की उनका न्यूक्लियर वेपन्स जो वो डिस्प्ले कर रहे हैं, उससे न्यूक्लियर ब्लैकमेल से इंडिया पीछे रहेगा। वो हुआ था कारगिल में, उसलिए हम लोगों ने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया। वो जितने पहले अटैक्स हुए थे, चाहे पार्लियामेंट अटैक हो, चाहे मुंबई अटैक हो, मुंबई में जो अटैक हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया अक्रॉस द बॉर्डर, क्योंकि न्यूक्लियर ब्लैकमेल चल रहा था। अब पिछले 2-3 साल में जब वो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक हुई और बालाकोट हुआ, उससे ये न्यूक्लियर मिथ उठ गया। अब पाकिस्तान को पता है कि अगर वो कुछ होगा तो इंडिया का रिस्पांस होगा, और इंडिया तैयार है अगर आपने न्यूक्लियर एक्सपैंड करना है। अब आपका जो दूसरा सवाल था युवकों के लिए, ये बात है कि इतना याद रखें कि जो सेना में आगे खड़ा है वो इसलिए खड़ा है कि उसको ये विश्वास है कि देश उनके परिवार का देखभाल कर रहा है। बिल्कुल। अगर हम पीछे बैठे हुए उनके परिवार के ऊपर का देखभाल ना करें, चाहे जब वो जीवित है, चाहे जब वो शहीद हुआ है, तो हमने अपना काम देशवासी का पूरा नहीं किया। ये काम हमारा हर भारत देशवासी का काम है कि जो हमारी रक्षा आगे कर रहा है, उनके परिवार की रक्षा करना हमारा धर्म है। ये चर्चा बहुत बड़ी है। जिन लोगों ने अपने जान न्यौछावर किया है देश के लिए, उनको सलाम, उनको विनम्र श्रद्धांजलि
कि उन्होंने देश की रक्षा की है, विपरीत परिस्थितियों में खड़े होकर किया है कि नाखूनों से पर्वत काट कर पर्वत पर चढ़ गए हैं। जिस तरीके की बात मेजर साहब कह रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ दिया है, राखियां टूट गई हैं, माथे की बिंदियां उतर गई है लोगों की, तो तमाम चुनौतियों को झेलते हुए वो लोग हमारे सामने खड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थितियां कभी ना आए, चूँकि हम किसी की ज़मीन नहीं चाहते हैं, तो कोई हमारी तरफ ना ये परिस्थितियां बनी रहें। 2 लाइनों के साथ इस कार्यक्रम को विराम देंगे श्रद्धांजलि देते हुए कि सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। जय हिंद। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, दोनों लोगों का। कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।